यस, ओके। सो सेमीकंडक्टर टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी अपन ने डिस्कस करा था। ये टॉपिक हमारे लिए 3 वजह से इंपॉर्टेंट हो रहा है। जेईई मेंस में खूब आ रहे हैं क्वेश्चन। सेकेंड चीज, ये इंजीनियरिंग में आपको हेल्प करेगा। जैसे ही फर्स्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ के सारे कॉन्सेप्ट जो पढ़े होंगे उसका नॉलेज यूज आएगा। थर्ड चीज, हमारी दुनिया में आजकल सेमीकंडक्टर खूब ज्यादा इन्वॉल्व है। हम दिन भर में कई चीजें ऐसी यूज करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ सेमीकंडक्टर से चीजें बनी है। मोबाइल फोन सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मोबाइल फोन, इसमें कई तरह के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। तो हम पहले तो पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर का कुछ बेसिक्स, कि सेमीकंडक्टर के बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देन कुछ 2-3 डिवाइसेस पढ़ेंगे और उनकी वर्किंग पढ़ेंगे और उनके एप्लीकेशन। ये इस चैप्टर में पढ़ना है हमको। बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर, डिवाइसेस, देयर वर्किंग एंड सम एप्लीकेशन। तो ये चीज अपन पढ़ने वाली चैप्टर के अंदर। ये एक इंट्रोडक्शन टॉपिक है बच्चों। सेमीकंडक्टर हमारे कोर्स में एक इंट्रोडक्शन जैसा दिया हुआ है। आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपको हर एक चीज यहाँ पर बिल्कुल उतनी अच्छे से क्लियर होगी जितना एनएलएम में अपन को चीजें होती है, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें दी गई हमको हमारे कोर्स में। आपको कई चीजें ऐसी होगी कि आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसा होता है, इसका डेरिवेशन नहीं है हमारे पास, ऐसा मैं कई बार बोलूंगा। तो आपको वहां पे चलाना पड़ेगा काम। जब इंजीनियरिंग जाओगे तो वहां पे आपको हो सकता है कि ज्यादा अच्छे से थ्योरी आपको मिल जाए अगर आप पढ़ो उस तरह के ब्रांचेस। तो आपको आगे की क्लासेस में मिल सकती है ज्यादा थ्योरी। अभी कई चीजें आपको मानना पड़ेगी, जो मैं बोलूंगा हाँ ऐसा होता है तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर। न्यू चैप्टर है सेमीकंडक्टर, हाँ बोलिए। सर, न्यू चैप्टर है सेमीकंडक्टर। हाँ, न्यू चैप्टर है सेमीकंडक्टर, बिल्कुल सही। सर होता क्या है सर सेमीकंडक्टर, दिखता कैसा है? सेकंड बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर होता क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, तो आपने कई बार सुने हुए शब्द, ये वर्ड्स आपने कई बार यूज करे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से फेमिलियर हो इन शब्दों से। सेमीकंडक्टर इनके बीच का मटेरियल है, जो ना तो कंडक्टर बोल सकते हैं ना इंसुलेटर बोल सकते हैं, ऐसा मटेरियल है। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बीच में होती है इंसुलेटर और कंडक्टर के। तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है इज बिटवीन मेटल्स, जिसको अपन बोल सर सकते हैं वीडियो पॉज हो कंडक्टर। गई सर। वीडियो पॉज हो गई? नहीं यार, मेरे पास तो अच्छे से दिख रही है। ओके, चलिए। तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, इट लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, बिटवीन मेटल्स और कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल है जो कंडक्टर से खराब कंडक्ट करते हैं। कंडक्टर के अंदर अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस लगाए तो करंट आता है, अच्छा खासा करंट आ सकता है। सेमीकंडक्टर में अच्छा करंट नहीं आता है, कम करंट प्रोड्यूस होता है। और इंसुलेटर में तो करंट बिल्कुल नाम मात्र नहीं आता है, जीरो जैसा करंट होता है। तो इंसुलेटर में जीरो जैसा करंट होता है, मेटल्स या कंडक्टर्स में अच्छा खासा करंट आ जाता है। पर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, बीच का करंट देता है कुछ। नॉर्मली अपन जब मेटल्स को अपन पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं वोल्ट्स के ऑर्डर में, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट ऐसा लगाते हैं, तो एम्पेयर का करंट आ सकता है, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टेंस कितना है अंदर। यहां पर अगर अपन लगाएंगे वोल्ट्स के ऑर्डर का पोटेंशियल डिफरेंस सेमीकंडक्टर में, तो मिली एम्पेयर के ऑर्डर का यहाँ करंट आ रहा है। यहाँ किलो ओम्स के ऑर्डर में रेजिस्टेंस होता है नॉर्मली। जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा तो आप 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम इस तरह का रेजिस्टेंस लगाते होंगे, वो सब वहां नॉर्मल रेजिस्टेंस है। यहाँ नॉर्मल रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है किलो ओम्स के ऑर्डर का। तो रेजिस्टेंस यहाँ हाई है काफी, यहाँ पे करंट क्योंकि कम आता है। ठीक है, और इंसुलेटर्स तो होते हैं उनमें करंट ही नहीं होता। तो ये बीच की कैटेगरी हो गई एक तो सेमीकंडक्टर मटेरियल की एक टाइप है। और इसकी एक खासियत और है, सिर्फ इतने ही नहीं, सिर्फ ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक प्रॉपर्टी और है यहाँ पर कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। ये मैंने ऐसा अपवर्ड एरो बनाया है जो बता रहा है इंक्रीजेस। तो इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है या रेजिस्टेंस कम होता है। और मेटल्स के साथ क्या होता था, उनके साथ उल्टा होता था। मेटल्स इंसुलेटर दोनों के साथ ये ऐसा होता है कि उनका टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, यहां ऐसा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी है। जिन मटेरियल में प्रॉपर्टी मिलती है इस तरह की उन्हें बोल देते हैं सेमीकंडक्टर।
तो अगर हम देखें तो कई सारे मटेरियल है हमारे पास जो सेमीकंडक्टर वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। सॉरी, तो सर सेमीकंडक्टर में सर करंट फ्लो होता है? सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होता है, यस बिल्कुल सही, इनमें करंट फ्लो होता है, कम करंट होता है पर होता है। चलो, अब इनकी जो कंडक्टिविटी होती है ना, वो किस ऑर्डर की होती है? तो करीब 10⁻⁵ टू 10⁻+5। अब इसका यूनिट क्या होता है कंडक्टिविटी का? आपको याद है कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है बताइए? कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है यार? अब ये चीज आनी चाहिए थी आपको यार। नहीं, प्रवीण गलत बोल रहे हो। नहीं, चलो अब तुम ढूंढ के लाना, मैं यूनिट नहीं बता रहा है ना। अब आप पढ़ी हुई चीजें आनी चाहिए आपको। तो कंडक्टिविटी जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे, जो होती थी 1/रेजिस्टिविटी, मैं ऊपर लिख देता हूं, कंडक्टिविटी वाज 1/रेजिस्टिविटी, है ना। ये रिलेशन होता था कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का, बस एक दूसरे के इनवर्स होते थे। तो ये जो कंडक्टिविटी होती है ना, वो इस ऑर्डर में होती है अप्रॉक्स। अप्रॉक्स भी लिख रहा हूँ साथ में मैं, क्योंकि एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये। एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो हो सकता है थोड़ा सा अलग। SYM हाँ, सीमेंस पर मीटर या मोह पर मीटर, बिल्कुल सही, मोह पर मीटर, ये यूनिट होती है कंडक्टिविटी की। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच की होती है। मेटल की कंडक्टिविटी 10⁻4, 5 या उससे भी ज्यादा हो जाती है, 10⁻10, 15 इस ऑर्डर तक जाती है। और इंसुलेटर की देखें तो 10⁻−8, -9, -10 इस ऑर्डर की कंडक्टिविटी होती है। और सेमीकंडक्टर की इनके बीच की चीज है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे कि कंडक्टिविटी बीच में लाई कर रही है। टेम्परेचर से डिपेंडेंसी भी कंडक्टिविटी की, और अपोजिट टू मेटल से। तो ये जो सारे प्रॉपर्टी है जिन जिन मटेरियल में दिखती है, इन सबको अपन सेमीकंडक्टर बोलते हैं। किन किन में दिखती है? तो कुछ तो हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी दिखती है, प्योर एलिमेंट्स। एग्जांपल हो जाएगा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दो ही एग्जांपल है हमारे पास। ये ऐसे एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर वाली है, इनमें सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज है। फिर और भी एग्जांपल है, एलिमेंट के अलावा कंपाउंड भी मिलते हैं। कंपाउंड, आप दो तरह के कंपाउंड पढ़ते हो, आपने पढ़ा है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं हमारे पास जो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे SiC, GaP, GaN, GaIN, AsP। ये कई एग्जांपल दे दिए मैंने आपको। ये सब पॉलीमर्स, ये सब हमारे क्या कहते हैं क्रिस्टल से जिनकी सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज है। कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी होते हैं, डोप्ड पॉलीसाइनाइड, पॉलीप्रोपिलीन, है ना, कुछ ऐसे एग्जांपल्स है। अब एनसीईआरटी से आप देख सकते हो इनके एग्जांपल, और आपको पूरा कॉपी पेस्ट करना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे लिए, तो मैं इसमें सजेस्ट सबको ही करता हूँ कि एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ना चाहिए। मैंने आपको 2 दिन से बोल रखा था कि पढ़कर आइएगा, तो अब मैं कुछ चीजें जानने से छोड़ूंगा ताकि आप एनसीईआरटी पढ़ो। ऑर्गेनिक की एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी से पढ़ के लिखना है, और वो थोड़े से टफ भी है, तो मैं क्यों याद रखूं यार, मैं बच्चों पे छोड़ देता हूँ याद रखने के लिए, है ना। तो आप एनसीईआरटी पढ़ना और आप एनसीईआरटी से देखकर लिख लेना ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल। आजकल आपने शब्द सुना होगा ओलेड, टीवी के बारे में आजकल मार्केटिंग करी जाती है कि ओलेड टीवी है, OLED। OLED का कुछ जगह मतलब ये भी देता है ऑर्गेनिक एलईडी। ऑर्गेनिक पॉलीमर से बनी हुई एलईडीज रहती है वो, तो उनकी कुछ क्वालिटीज अच्छी होती है ना। तो बहुत सारी धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज आ रही है आजकल, फोल्डेबल डिवाइस आ रहे हैं, आपने देखा होगा, जो डिवाइस फोल्ड हो सकते हैं, है ना। सैमसंग फोल्ड आता है, फोन आता है आजकल, तो है ना। तो वो सब में क्या है कि स्क्रीन फ्लेक्सिबल है। तो वो सब ऐसा क्यों हो पाया? वो अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होती ना, तो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी अचीव नहीं हो पाती उतनी अच्छी। वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई है, वो फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनी हुई, पॉलीमर से बनी हुई है, इसलिए उनमें इस तरह की प्लास्टिक जैसी एबिलिटीज है कि स्क्रीन को फोल्ड कर लो। तो कई सारे हमारे पास आजकल टेक्नोलॉजीज बढ़ चुकी है, डिवाइसेस आ चुके हैं जिसमें हम कई तरह के सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं। जैसे जो GaN होता है, ये एलईडीज में यूज होता है। हम घरों में आजकल पूरे इंडिया में एलईडीज का यूज कर रहे हैं, एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं, जिससे पावर कंजम्पशन कम होता है, ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होती है सेम पावर कंजम्पशन से। तो हम धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजी यूज करते जा रहे हैं,
और इन सब टेक्नोलॉजीज में कई तरह के नए सेमीकंडक्टर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने कई कुछ एग्जांपल बताए, बहुत सारे एग्जांपल है सेमीकंडक्टर, ये तो कुछ ही एग्जांपल बताए। इन सबकी प्रॉपर्टीज इनको स्पेशल बना रही है, इसलिए इनको स्पेशल क्लास ऑफ मटेरियल में रखा है जिसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज है अच्छे से समझे, हम अच्छे से समझ पाए कि क्यों हो रहा है ऐसा कि ये टेम्परेचर के साथ इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। ऐसी जो प्रॉपर्टी समझना है हमको कि ये हो रहे की रीजंस क्या है और इनसे बने डिवाइसेस कैसे ढंग से काम कर रहे हैं, वो समझने के लिए हमें एक थ्योरी पढ़ना पड़ेगी, एनर्जी बैंड थ्योरी, जो काफी अप्रोप्रिएट थ्योरी है टू एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स का एक्सप्लेन बिहेवियर करने के लिए, सॉलिड का बिहेवियर समझाने के लिए बहुत अप्रोप्रिएट थ्योरी होती है हमारे पास, एनर्जी बैंड थ्योरी। तो चलिए अब उसके ऊपर आते हैं अपन, एनर्जी बैंड थ्योरी। सर सेमीकंडक्टर दिखता कैसा है सर? सेमीकंडक्टर दिखता कैसा है? आपने दिन भर यूज कर रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है अभी, यस सर है सर, मोबाइल ही हाथ में है ना? तो मोबाइल में क्या दिख रहा है आपको? क्या क्या दिख रहा है, चलो बताओ। स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन सेमीकंडक्टर से बनी है। चलो और बताओ, और क्या है मोबाइल के अंदर, बताओ। बहुत सी है सर उसमें मोबाइल हाँ, के अंदर। मोबाइल में मोबाइल का एंटीना होगा जो सिग्नल यस रिसीव सर। कर रहा है ना? एंटीना के अलावा फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है इसको प्रोसेस करने के लिए एक प्रोसेसर होगा, प्रोसेसर सेमीकंडक्टर से बनता यस है। सर। फिर रैम होगी अंदर, रैम सेमीकंडक्टर से बनती रैम है ना? रोम। फिर कई सारे उसमें सेंसर्स होंगे, जैसे मोबाइल को जब कान पे लगाओ तो यस स्क्रीन सर अपने आप बंद हो जाती है, ईयर। होता ना? तो यस एम्बिएंट सर। लाइट सेंसर बोलते हैं इसको। स्क्रीन चालू हो, कान पे से फोन लगाओ तो स्क्रीन बंद हो जाती है ना, तो वो सेंसर यस होता है सर। उसमें। मोबाइल में यस सर। जायरोस्कोप्स रहते हैं कि मोबाइल को अपन ऐसे घुमाएं गेम खेलते समय, यस सर घुमा। तो यस है ना, सर ऑटो जायरोस्कोप। रोटेट करो मोबाइल को, तो उसमें सेंसर्स, ये सारे सब सेमीकंडक्टर से बन रहे हैं। मतलब दिखता कैसा है? तो देखने में हमको ऐसा कोई फर्क नहीं दिखेगा। आपको देखने में हो सकता है कि ऐसा लगे कि प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा है ना? तो ऐसे देखने में आपको कुछ फर्क नहीं दिखेगा, आप देखकर नहीं बोल सकते कि ये सेमीकंडक्टर है या कुछ और है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर भी नॉर्मल मटेरियल जैसी चीज है, बस इनकी प्रॉपर्टीज धीरे धीरे हमें पता चली और हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। चलिए, सो इनकी जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है सेमीकंडक्टर की, वो क्यों होती है, वो रीजन समझने वाले हैं अपन। तो आपको मैंने बोला था कि एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़कर आना, थोड़ा बहुत पढ़ा है क्या आपने? कुछ याद है आपको एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में? बताइए। देखो, अगर हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स को देखें कि किस तरह से है, उनकी एनर्जीज को देखें, तो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्क्रीट एनर्जी होती है। यस और सर। इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में लाया करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज को प्लॉट करें तो हमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिस्क्रीट लेवल्स पे दिखती है। ये एटम्स के अंदर हमने पढ़ा है, जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए भी पढ़ा है हमने। लेकिन जब हम एटम्स को मिलाकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है, वहां पर आपने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स अलग होते हैं और एटम्स के ऑर्बिटल अलग होते हैं। एटम्स के ऑर्बिटल मतलब एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, और मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल या एनर्जी लेवल बिल्कुल अलग होते हैं एटम से। ऐसा शायद कुछ सुना होगा आपने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ऐसा शायद पढ़ा होगा, है ना? कि एटम्स के यस सर। एनर्जी लेवल मिलकर जब मॉलिक्यूल बनता है, एटम मिलकर जब मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो एटम्स के ऑर्बिटल्स मिक्सअप हो जाते हैं और नए ऑर्बिटल बनते हैं, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा कि इनकी एनर्जीज लाई करती है नियर टू द एनर्जीज ऑफ एटम्स एनर्जी लेवल। एटम का जो एनर्जी लेवल होता है उसके आसपास ही लाई करती है, पर थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम हो जाती है। जैसे दो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो उससे एक ऑर्बिटल बनता है थोड़ी कम एनर्जी का, एक थोड़ी ज्यादा एनर्जी का। ऐसा शायद कुछ सुना होगा, एक को बॉन्डिंग, एक को एंटी बॉन्डिंग कुछ यस बोलते हैं, सर। है ना? यस सर। तो ये जो आपने पढ़ा था ना, यही चीज होती है और बड़े लेवल पे जब कोई सॉलिड बनता है। जब एक मॉलिक्यूल बनता है तो कुछ एटम पास में आते हैं, पर मान लो आपको एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाना है, आपको एक छोटा सा सिलिकॉन का क्यूब बनाना है। एक छोटे से सिलिकॉन का क्यूब अगर बनाओगे, इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिलिकॉन, एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का क्यूब अगर बनाया आपने, तो उसमें करीब 10 पावर 23 एटम्स होते हैं लगभग। कितने एटम्स होते हैं? 10 पावर 23। इतने सारे एटम होते हैं। ये सब एटम आसपास में है, ये सब आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। मॉलिक्यूल में तो कुछ ही एटम आसपास आते हैं। जब हमारे पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बनता है, या कोई भी दूसरा भी एलिमेंट ले लो, आयरन ले लो, कॉपर ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी एक सॉलिड बनता है, तो सॉलिड में कई सारे एटम्स आसपास आते हैं।
और इन सबका आपस में इंटरेक्शन होने वाला है। जब एक सिंगल एटम होता है तो वहां पे एटम्स के एनर्जी लेवल होते हैं, जब एक मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल के अपने एनर्जी लेवल होते हैं जो एटम से अलग होते हैं। उसी तरह से जब एक सॉलिड बनता है बहुत सारे एटम को मिलाकर, तो वहां भी एनर्जी लेवल्स नए होते हैं। अब एटम में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल थे, एटम के एनर्जी लेवल मिक्स होके नए एनर्जी लेवल बनते हैं जिसको मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते थे आप, और उनकी एनर्जी थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा होती थी एटम के एनर्जी लेवल से। जब हमारे पास बनता है एक क्रिस्टल, तो क्रिस्टल में क्या होता है, बहुत सारे एटम के एनर्जी लेवल मिक्स होने वाले हैं, इससे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स बनने वाले हैं। तो यहाँ जो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स बनेंगे उनको एक बैंड जैसा देख सकते हैं अपन, बहुत पास पास में खूब सारे एनर्जी लेवल बनने वाले हमें, हमें दिखने वाले जिसको अपन एनर्जी का बैंड बोल सकते हैं। तो इन 1 सेंटीमीटर का क्यूब सिलिकॉन बहुत सारे एटम थे और बहुत सारे एटम के एनर्जी लेवल आपस में मिलने वाले थे, तो उतने ही नंबर में नए एनर्जी लेवल बनेंगे, कुछ की एनर्जी कम कुछ की ज्यादा, जिससे हमको एक एनर्जी का बैंड दिखेगा। तो इसलिए एनर्जी के बैंड बन जाते हैं इन सॉलिड, एनर्जी बैंड इन सॉलिड। ये आपको समझना पड़ेगा थ्योरी। सिंगल एटम एक ऐसी चीज है जिसमें एक ही न्यूक्लियस है, उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल्स अलग चीज होती है। मॉलिक्यूल्स में दो या दो से ज्यादा थोड़े बहुत नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जिनके उतने ही न्यूक्लियस है, तो उतने न्यूक्लियस के अबाउट सबके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थोड़ी अलग हो जाती है, जिनको हम नए एनर्जी लेवल मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल बोल देते हैं। जब सॉलिड बनता है तो सॉलिड में फिर और बड़ी पिक्चर हो जाती है, वहां पे खूब सारे एटम्स इकट्ठा होते हैं, तो खूब सारे एटम्स के ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स मिक्स होते हैं और नए खूब सारे एनर्जी लेवल बनते हैं। तो बंडल, अब बिग बंडल, अब बड़ा, एक बहुत बड़ा एक रीजन होता है इलेक्ट्रॉन्स को रखने का, जिसे हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। सॉलिड्स में एनर्जी बैंड्स बनते हैं। ये चीज समझ में आ रही है क्या? एनर्जी बैंड्स बनते हैं सॉलिड में। यस सर। है ना? चलो, सो ये जो एनर्जी बैंड बन रहे थे सॉलिड्स में, इसको समझने के लिए थोड़ा सा और एग्जांपल देने वाला हूं मैं आपको, जो एनसीईआरटी में भी दिया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो हमारे लिए जरूरी भी है उसे समझना, और इसको समझ के कई चीजें आगे एक्सप्लेन भी कर पाते हैं अपन, कई चीजें समझ भी पाते हैं आगे की, इसलिए और जरूरी हो जाता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि सिलिकॉन में एनर्जी बैंड का कैसा वेरिएशन होता है विद इंटर एटॉमिक सेपरेशन। हम देखने वाले हैं इंटर एटॉमिक सेपरेशन। इस एक्सिस पे मैं बनाने वाला हूं इंटर एटॉमिक सेपरेशन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस एक्सिस को, इंटर एटॉमिक सेपरेशन। इंटर एटॉमिक सेपरेशन, सेपरेशन मतलब दूरी, एटम एटॉमिक मतलब एटम्स के बीच की दूरी, इंटर मतलब एटम्स के बीच की दूरी। सो विद इन टू एटम्स क्या डिस्टेंस है, दो एटम्स के बीच की क्या डिस्टेंस है, उसे बोलेंगे इंटर एटॉमिक सेपरेशन। ये जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है, इसे हम पहले बड़ा रखेंगे और धीरे धीरे कम करते जाएंगे, और देखेंगे कि एनर्जी का क्या हो रहा है। इस वर्टिकल एक्सिस जो ऊपर का एक्सिस है, इसमें मैं एनर्जी को प्लॉट करने वाला हूं। और ये किसके लिए बनाने वाले अपन? सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन का एग्जांपल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि यार मैंने बताया था आपको कि एलिमेंट फॉर्म में दो सेमीकंडक्टर मिलते हैं हमें, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो उसमें से जो सिलिकॉन है ना, वो बहुत वर्सेटाइल है, बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उसी के एग्जांपल लेके ज्यादा चीजें समझेंगे अपन, जो ज्यादा यूज होता है ना। तो सिलिकॉन का एग्जांपल ले लेते हैं। सिलिकॉन के 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने सारे एटम है। अगर मुझे इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्रिस्टल बनाना है, तो इतने सारे एटम को इकट्ठा करके क्रिस्टल बनाना पड़ेगा। तो चलो इतने सारे एटम को इकट्ठा करते, मान लेते n एटम से, नंबर को अपन है ना वेरिएबल मान के चल लेते n एटम से। लेट n एटम्स ऑफ सिलिकॉन आर यूज्ड एंड फॉर्म अ क्रिस्टल। चलिए, मैंने मान लिया कि मैंने n एटम्स को इकट्ठा करा है और एक क्रिस्टल बनाया है। और चलो ये मानते हैं शुरू में कि पहले बहुत दूर दूर से सारे एटम, हर एटम इतना दूर है दूसरे से कि सब इंडिविजुअल एटम है, अकेले अकेले थे एटम, एक दूसरे से दूर है सब, किसी का कोई रिलेशन नहीं, तो सब अकेले अकेले होंगे। तो अकेले एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप जानते हो, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री, तो आपको पता है कि सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। बताओ, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है सिलिकॉन का, पहले तो ये बताओ। एटॉमिक नंबर कितना होता है सिलिकॉन का? 14 होता है। वेरी गुड। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए मुझे। वो जाएगा 1s2 2s2 2p2 3s2 और 3p6 ऐसे ही होता है क्या? सही बनाया क्या मैंने? देखो 14 ही ना इलेक्ट्रॉन का नंबर, 2 2 4 2 6 6 6 12 2 14 14 ही इलेक्ट्रॉन का नंबर। सही बनाया मैंने? यस सर। सर 3p2 पे एंड होगा। यस सर। सही बनाया मैंने? चेक कर लो। यस, गलत बनाया मैंने, है ना? चलाते सर 2p, सर 1s2 2s 2p6 6 2p6 आएगा होना सर। चाहिए और यहाँ 3p2 होना 3p2। चाहिए। यस, यस है सर, ना? वही बोल ऐसा रहा हूँ क्यों? सर ऐसा मैं। क्यों? वहां पे 2 क्यों, इधर 6 क्यों? ऐसा क्यों? इधर सर 6 वो उधर। पहले फी भराएगा फिर बाद में 3 पे जाएगा। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है बताओ? सर वो एक थ्योरी दी थी सर एक साइंटिस्ट ने सर। क्या अब्बाव प्रिंसिपल? मेरे यस सर, हिसाब से हाफ अब्बाव बाव सर। प्रिंसिपल बोलते हैं इसे यस कि सर, जो हाफ पहले बाव लोअर प्रिंसिपल। एनर्जी लेवल है वो भरेंगे, यस बाद में सर, ऊपर के एनर्जी यस लेवल सर। भरेंगे। भाई यस इलेक्ट्रॉन सर। पहले नीचे के सबसे नीचे के एनर्जी लेवल में भराएगा, वो चाहेगा अपनी एनर्जी मिनिमम रखना, तो सबसे लोअर एनर्जी लेवल को पहले फिल करना है। तो लोअर एनर्जी लेवल में एक जगह खाली थी और बड़े को भर दिया था मैंने, ऐसा थोड़ी चलता, पहले लोअर एनर्जी फिल करना पड़ती है। ठीक है। अच्छा, 1s 2s 2p 3s 3p इनका मतलब क्या होता है? ये सब एनर्जी लेवल शो सर करते हैं। ऑर्बिटल्स हैं। हाँ, ऑर्बिटल है, इन सबकी एनर्जीज अलग होती है। तो अगर मैं एनर्जी वाले एक्सिस पे देखूं तो मुझे इन सबकी एनर्जी अलग दिखाई देगी। यस सबसे सर। कम एनर्जी किसकी होती है इसमें से? 1s की होती है ना? तो 1s मुझे कम एनर्जी का दिखेगा, 2s उससे ज्यादा एनर्जी का दिखेगा, 2p उसी के आसपास होता है, 3s और ज्यादा एनर्जी का दिखेगा, 3p उसके आसपास ही होगा। ऐसा कुछ होना चाहिए था, मुझे ये सर वो एनर्जी लेवल दिखना चाहिए थे। 3p और 3s की एनर्जी ज्यादा होगी, 2p और 2s की एनर्जी उससे कम होगी, और सबसे कम एनर्जी होगी 1s की। एनर्जी के एक्सिस में 1s सबसे नीचे होना चाहिए था। 1s का मतलब लोअर एनर्जी लेवल हो गया ये। सर वो मीटिंग लॉक हो गई सर, वो खुशी एंटर नहीं हो पाई सर मीटिंग में। वो जस्ट अ सेकेंड, चलिए। सो आगे देखिए। अब हमने ये एनर्जी लेवल्स प्लॉट कर दिया। सिलिकॉन के अंदर सबसे पहला जो एनर्जी लेवल है 1s, जो सबसे लोअर एनर्जी लेवल है, वहां 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। और केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है? 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन? मेरे हिसाब से 2 ही फिल कर सकते हैं, है ना? यस सर। है ना? तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और 2 भरे हुए। ऐसे ही बाकी में कितने इलेक्ट्रॉन है वो दिख रहा है आपको वहां पे। अब अगर मेरे पास एक अकेला एटम होता, तो एक अकेले एटम में इस एनर्जी, ये जो एनर्जी थी 1s के करस्पॉन्डिंग, इस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन में ढूंढता तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दिखते एक अकेले एटम में। एक अकेले सिलिकॉन एटम में इस एनर्जी पर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दिखते। लेकिन मैं कितने एटम लेके चल रहा था? मुझे तो क्रिस्टल बनाना था, मेरे पास तो बहुत सारे एटम थे। मैं बहुत सारे एटम को पहले बहुत दूर दूर रख रहा हूं कि एक दूसरे का कोई इंटरेक्शन नहीं है। अब हर एक एटम में इस एनर्जी लेवल पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे मुझे इस एनर्जी लेवल पे? बता सकते हो क्या? 2n। वेरी गुड। मुझे 2। इस एनर्जी लेवल पे 2n इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही। इस एनर्जी लेवल पे 2s के एनर्जी लेवल पे कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे? उस पे भी 2 है। वेरी गुड। 2n। फिर 2p में 6 है। 6n। आपको 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखेंगे जिनकी एनर्जी इस लेवल पे रहेगी। फिर 3s में 2। 2 है। 2n। उस 2n। पे भी 2 है। और 3p उस में पे भी 2 है 2n सर। है ना? अब हमें बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जो एक ही एनर्जी लेवल पर है। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जो एक ही एनर्जी लेवल पर है। तो पाउली नाम के एक साइंटिस्ट थे, पाउली प्रिंसिपल कुछ शायद पढ़ा हो आपने, है ना? कि एक ही एनर्जी लेवल पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, शायद ऐसा कुछ कहा था क्या उन्होंने? बताओ। यस सर, ऐसी कुछ कहा था। यस सर। है ना? चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, ऐसा कुछ कहा था क्या?
दो इलेक्ट्रॉन की, क्या सर? किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, ऐसे कुछ प्रिंसिपल था ना, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ बोलो, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था? यस, सर दो इलेक्ट्रॉन की सर सेम वैल्यू हाँ नहीं हो सकती। बिल्कुल सही, दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, यही यस था सर। पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर तो सेम है, क्वांटम नंबर सेम होना मतलब एनर्जी सेम होना, यहाँ पर तो सेम है। अच्छा 1s में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि वो जो बाकी क्वांटम नंबर है वो एनर्जीज में फर्क नहीं क्रिएट कर रही है, तो उसको अपन निगलेक्ट करके चल रहे, तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ और अभी ज्यादा रखे हुए थे। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इंटरएटॉमिक सेपरेशन ज्यादा है, किसी सिलिकॉन का दूसरे से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दो दो सिलिकॉन एटम बहुत दूर दूर होते हैं, एक दूसरे का कोई आपस में रिलेशन ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स के दूर, सिलिकॉन एटम्स के दूर दूर होने से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम हो सकती है, लेकिन जब एटम्स पास में आएंगे तब तो एक दूसरे से इंटरेक्शन चालू करेंगे ना, जब यस एटम्स को सर, अपन पास में लाएंगे, तो जैसे यस जैसे सर, मैं इंटरएटॉमिक सेपरेशन कम करूंगा, मैं इधर जाऊंगा, तो इनमें इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन होगा तो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी, इंटरेक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स एक ही एनर्जी लेवल पर नहीं रह सकते, उन्हें अलग अलग एनर्जी लेवल पर रहना पड़ेगा, और ये होने के लिए एटम्स के ऑर्बिटल मिक्स होके नए ऑर्बिटल बनाएंगे, कुछ की एनर्जी कम हो जाएगी, कुछ की ज्यादा हो जाएगी, जैसे आपने एमओटी में पढ़ा है कि दो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो दो ही नए ऑर्बिटल बनते हैं, एक की एनर्जी कम एक की ज्यादा होती है, वैसे ही यहाँ पर मेरे पास 3s में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह होती है, हर 3p में 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ, तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ मैं? 6। 6n, हर 3p के करस्पॉन्डिंग 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ, तो टोटल कितने रख सकता हूँ? 6n, 6 है ना, हर 3s के करस्पॉन्डिंग 2 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ, 2 और रख मेरे सकते हैं पास सर, n 2 एटम है n। तो 2n रख सकता हूँ, तो यहाँ 6n एनर्जी लेवल है, यहाँ 2n एनर्जी लेवल है, जो मिक्स होंगे आपस में और नए एनर्जी लेवल बनेंगे, जितने मिक्स होंगे उतने ही नए एनर्जी लेवल बनेंगे, और जैसे जैसे एटम पास में आएंगे कुछ की एनर्जी थोड़ी ज्यादा कुछ की कम, तो मुझे ऐसे स्प्लिटिंग दिखेगी यहाँ पर एनर्जी लेवल्स में, एनर्जी लेवल्स में मुझे यहाँ पे स्प्लिटिंग दिखना चालू हो जाएगी, ऐसा कुछ इस तरह से एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटिंग दिखना चालू होगी। यहाँ 6n जो एनर्जी लेवल्स थे वो सब मिक्स हो गए, कुछ की एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो गई कुछ की एनर्जी कम हो गई, तो मैंने कुछ की ज्यादा कुछ की कम करके ऐसे बहुत सारे यहाँ एनर्जी लेवल बनाए, और यहाँ पर भी कुछ की ज्यादा कुछ की कम करके बहुत सारे एनर्जी लेवल बनाए, तो मेरे पास एनर्जी का बैंड जैसा दिखने लग गया, यहाँ एक एनर्जी का बैंड जैसा दिख रहा है, यहाँ एनर्जी का बैंड दिख रहा है। इंटरएटॉमिक सेपरेशन जैसे जैसे कम करेंगे ये एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग और फैलती जाएगी, जिससे इनके बीच में कॉमन रीजन भी आ जाएगा। अच्छा अभी अंदर वाले एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग चालू नहीं हुई, क्योंकि आखिरी के ऑर्बिटल पहले ओवरलैप करना स्टार्ट कर देंगे, एटम में जो यस सबसे सर, आखिरी के ऑर्बिटल होंगे वो आपस में इंटरेक्ट पहले करेंगे, अंदर वाले बाद में करेंगे, और ये 1s तो और बाद में करेगा, इस तरह से। यहां अब अपने पास क्या हो गया कि 2n और 6n टोटल 8n स्टेट थी, तो 8n स्टेट यहां बन गए मेरे पास, लेकिन हम और इंटरएटॉमिक सेपरेशन कम करें तो इसमें फर्दर और बीच में स्प्लिटिंग हो जाती है, हमें 8n में से 4n नीचे और 4n ऊपर दो ग्रुप दिखने लगते हैं ऑर्बिटल्स के, एनर्जी लेवल्स के, 4n एनर्जी लेवल्स हमें नीचे और 4n एनर्जी लेवल्स हमें ऊपर दिखने लगते हैं, हमें दो ग्रुप दिखने लगते हैं एनर्जी लेवल्स के, ऐसा क्यों हो गया, दो ग्रुप क्यों बन गए, इसको समझते हैं। देखिए इन 6n में से हमने बात करी थी ना, जब दो एनर्जी लेवल मिक्स होते हैं तो दो ही नए एनर्जी लेवल बनते हैं, एक की एनर्जी ज्यादा एक की कम होती है, तो 6n एनर्जी लेवल मिक्स करेंगे तो 6n ही नए एनर्जी लेवल बनेंगे, उन 6n में से 3n की एनर्जी ज्यादा 3n की कम, ऐसे यहाँ पे 2n में से n की एनर्जी ज्यादा n की कम, यहाँ n की एनर्जी ज्यादा हो गई थी, यहाँ 3n की एनर्जी ज्यादा हो गई थी, वो मिलकर 4n बन गए, इसके 3n की एनर्जी कम हो गई, इसके n की एनर्जी कम हो गई, वो मिलके 4n नीचे आ गए, तो 4n एनर्जी लेवल्स नीचे की तरफ चले गए, 4n एनर्जी लेवल्स ऊपर की तरफ चले गए, यहाँ के 3n और यहाँ के n मिलके 4n, और यहाँ के 3n और यहाँ के n मिलके नीचे 4n, तो टोटल 8n में से 4n के दो ग्रुप दिख गए हमको, कुछ की एनर्जी ज्यादा तो 4n की ज्यादा और 4n की कम, बात समझ में आ रही है? बोलो।
क्या है, समझ में आ यस रहा सर। है? तो जैसे जैसे हम इंटरएटॉमिक सेपरेशन कम करते हैं वैसे वैसे एटम्स के बीच की गैप कम हो रही है। इंटरएटॉमिक सेपरेशन मतलब एटम के बीच की गैप वो कम हो रही है, तो एटम्स का ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है, एटम्स का इंटरेक्शन बढ़ रहा है। एटम्स के इंटरेक्शन होने से उनके एनर्जी लेवल की इंटरेक्शन होने से एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग हुई, और स्प्लिटिंग होते होते ऐसा हो रहा है। अब जो एक्चुअल सिलिकॉन में इंटरएटॉमिक सेपरेशन होती है ना सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर, वो ये होती है, दिस इज द इक्विलिब्रियम। ये जो मैं एक लाइन बना रहा हूं वर्टिकल, अगर आप देख पा रहे हैं एक वर्टिकल लाइन बना रहा हूं मैं यहां, ये वर्टिकल लाइन है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम EQ, इक्विलिब्रियम इंटर एटॉमिक सेपरेशन, सेपरेशन इन सिलिकॉन क्रिस्टल। सिलिकॉन क्रिस्टल में इक्विलिब्रियम में ये होती है इंटर एटॉमिक सेपरेशन। दिस इज द इक्विलिब्रियम इंटर एटॉमिक सेपरेशन इन सिलिकॉन क्रिस्टल। इस सेपरेशन पे देखिए, अगर हम जो एक्चुअली सिलिकॉन क्रिस्टल में होती है वो सेपरेशन पे देखें, तो हमें ऐसा लग रहा है कि इनर ऑर्बिटल में तो कोई मिक्सिंग ही नहीं हुई है। इनर ऑर्बिटल ज्यादा वैसे की वैसे ही रहेगा, जो ऐसे एटम में थे वैसे की वैसे रहेगा, लेकिन आखिरी के शेल में, आखिरी की जो शेल होता है वैलेंस शेल जो बोलते थे अपन, उसमें ऑर्बिटल मिक्स हो गया, जिससे हमें दो एनर्जी के बैंड दिखने लग गए। एक ये एनर्जी का बैंड दिख रहा है, एक एनर्जी की रेंज दिख रही है, इस रेंज में मैं इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं, और एक एनर्जी की रेंज दिख रही है जिस रेंज में इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे यहाँ पर एनर्जी की रेंज दिख रही है, दिस इज द एनर्जी रेंज जहां इलेक्ट्रॉन को रख सकता हूं, दिस इज द एनर्जी रेंज जहां इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं, एंड दिस इज ऑल्सो एन एनर्जी रेंज जहां इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं। तो जो लोअर एनर्जी का बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं, इसे हम बोल देते हैं वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। वैलेंस शेल की बात चल रही थी इसलिए इसको वैलेंस बैंड नाम दे दिया, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जहां रहेंगे। और जो उसके ऊपर एनर्जी बैंड है ना, ये कंडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। वाई कंडक्शन बैंड नाम क्यों दिया? बिकॉज हमें पता चला कि अरे कंडक्शन में तो यही वाला बैंड ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए इसका नाम कंडक्शन बैंड दे दिया गया। सो इस तरह से हमें कुछ चीजें पता चली, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन पता चला। चलो ये चीज क्लियर है कि आपको? यस, है ना। और इन दोनों बैंड के बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो एक एनर्जी की गैप है, देयर इज अ गैप, देयर इज अ एनर्जी गैप बिटवीन दिस टू बैंड, जिसे बोलते हैं हम बैंड गैप, बैंड गैप। सो अगर हम सिलिकॉन के क्रिस्टल को देखें तो सिलिकॉन क्रिस्टल में अगर मैं हर एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ूं और पूछूं बता तेरी एनर्जी क्या है, तो वो एनर्जी मुझे या तो 1s के करस्पॉन्डिंग मिलेगी, या 2s के, या 2p के, या इस रेंज में मिलेगी, या इस रेंज में मिलेगी। हम जितने एटम हैं, जितने इलेक्ट्रॉन है, सबसे जाके पूछे एक एक से कि बता तेरी एनर्जी क्या है, तो वो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी रहेगी ना, वो इनके अंदर मिलेगी या इसमें मिलेगी। वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन से पूछे कि बता तेरी एनर्जी क्या है, तो वो यहाँ और यहाँ हो सकती है, सिलिकॉन के क्रिस्टल में यहाँ और यहाँ हो सकती है, क्योंकि वैलेंस शेल के जो एनर्जी लेवल्स थे वो मिक्स होकर ये वाले बैंड बनाते हैं। अब अपन ने अच्छा बैंड तो बना लिया, अभी इलेक्ट्रॉन तो भरे ही नहीं मैंने, तो इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते, लाओ चलो। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल? 4n, 4n। 4n, एक में 4 और टोटल n एटम थे, तो 4n इलेक्ट्रॉन थे, और 4n एनर्जी स्टेट ये है, यस सर। देखो। तो इसको पूरा भर दो इलेक्ट्रॉन से, अबाव प्रिंसिपल है ना कि लोअर एनर्जी लेवल को पहले भरा यस जाता है, सर। तो ये यस सर। पूरा भरा होगा 4n इलेक्ट्रॉन से। तो चार, सारे के सारे 4n इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए, तो ऊपर तो खाली ही रह गया, यस सर। है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का एनर्जी देखें, इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे हुए देखें, तो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल के थे वो सारे वैलेंस बैंड में आ गए, इसलिए इसका नाम वैलेंस बैंड होता है। और उसके ऊपर का एनर्जी बैंड जो खाली रह गया, इसलिए इसको कंडक्शन बैंड बोल देते हैं। इसको अपन बाद में देखेंगे, तो कंडक्शन में हेल्प करता है, अपन को पता चलेगा ऐसा। चलो, तो ये हमारा पूरा क्रिस्टल के अंदर स्ट्रक्चर हमें समझ में आया इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज का। अब फाइनली ये पूरा डायग्राम हमेशा नहीं बनाते बैठेंगे अपन, हम तो क्या आएंगे, इक्विलिब्रियम सेपरेशन जो होती है ना क्रिस्टल के अंदर, उस सेपरेशन पे क्या दिख रहा है मुझे, वैलेंस शेल में एनर्जी का स्ट्रक्चर, वो बनाते हैं। कोई पूछे सिलिकॉन का एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होता है, तो उसको ऐसा दिखा देना, उसको बताना कि एक है ना वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन
सिलिकॉन के लिए सारे फॉरेन इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं आखिरी शेल के, वो वैलेंस वैलेंस बैंड में। हाँ, तो ये पूरा भरा होता है इलेक्ट्रॉन से, इट इज कंप्लीटली filled by valence electron and this is empty. सारे इलेक्ट्रॉन नीचे भर दिए तो बचेंगे नहीं ऊपर भरने के लिए, तो खाली रह गया। तो सिलिकॉन के आखिरी जो शेल में बैंड बनते हैं वो इस तरह का स्ट्रक्चर रखते हैं। तो कोई पूछे तो ऐसा बता देंगे। अच्छा, इनके बीच में एनर्जी गैप भी है, वो एनर्जी गैप भी कोई पूछे तो बता देना। इस एनर्जी गैप को अपन डेल्टा ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ईजी, इसे हम बोलते हैं बैंड गैप, बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, इलेक्ट्रॉन इज फॉरबिडेड टू हैव दिस एनर्जी रेंज, इसलिए इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। सिलिकॉन के लिए ये आती है करीब करीब 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, ये डाटा याद रखना। जर्मेनियम के लिए आती है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। बैंड गैप अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग आती है और ये बैंड गैप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कई चीजों में, इसलिए इसका याद रखना ये नंबर। चलिए, तो सिलिकॉन में फाइनली क्या हो गया है, सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर हमने देखा सारे इलेक्ट्रॉन सारे एटम्स पास में आने से आखिरी के शेल जो एनर्जी लेवल से वो मिक्स हो गए और एनर्जी के बैंड बन गए। वो एनर्जी बैंड को अपन ने वैलेंस बैंड कंडक्शन में नाम दे दिया और सिलिकॉन में ऐसा हुआ कि सारे जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस बैंड में लाई कर गए और जो कंडक्शन बैंड तक खाली रह गया। ये सिलिकॉन में हुआ। चलो, ये सब चीजें क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई यस सर, यस सर, क्लियर। वेरी गुड, है ना। तो अब ये एनर्जी बैंड थ्योरी जो अपन ने पढ़ी है कि एटम्स को मिलाकर जब अपन क्रिस्टल बनाते हैं, सॉलिड बनाते हैं, तो उसमें एनर्जी के बैंड्स बन जाते हैं। ये सभी के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलिकॉन के लिए, ये जर्मेनियम के लिए भी है, कार्बन के लिए भी है। इनफैक्ट कार्बन के पूरे ग्रुप में लगा सकते हो, इनफैक्ट हर मेटल में हर सॉलिड में लगा सकते हो, पर सब में कुछ कुछ फर्क हो जाएगा। जैसे कार्बन ग्रुप की बात करें तो कार्बन ग्रुप में कार्बन का साइज छोटा होता है, तो उसके क्रिस्टल जब बनाने जाओगे तो एटम छोटे होने से इंटरएटॉमिक सेपरेशन कम हो जाएगी। एटम छोटे होने से इंटरएटॉमिक सेपरेशन कम होती है, तो इंटरएटॉमिक सेपरेशन कम करोगे ना तो देखो यहाँ जो बैंड गैप है देखो वो बढ़ेगी, दिख रहा है आप अगर देख पा रहे हो डायग्राम में, तो कार्बन में बैंड गैप ज्यादा होती है, कार्बन में बैंड गैप ज्यादा होती है सिलिकॉन से। सिलिकॉन का साइज कार्बन से छोटा, जर्मेनियम का उससे थोड़ा बड़ा होता है मेरे हिसाब से, जर्मेनियम का साइज सिलिकॉन से बड़ा होता है, क्या सही बोल रहा हूँ, है ना। तो इंटरएटॉमिक सेपरेशन में थोड़ी बड़ी आती है जर्मेनियम में। तो जर्मेनियम में देखो बैंड गैप थोड़ी कम हो गई है, जब थोड़ा पीछे गए तो देखो बैंड गैप कम हो गई जर्मेनियम में, दिख रहा है, समझ आ रहा है, जर्मेनियम में बैंड गैप थोड़ी कम हो गई है। यस सर। और जर्मेनियम के बाद क्या होता है, कार्बन ग्रुप में क्या आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और क्या रहता है बोलो, एसएन रहता है मेरे हिसाब से, यस, है ना, पैलेडियम, यस सर। लेड आता है, यस। तो उनकी है ना, तो उनको तो इस रीजन में लाई करते वो, उनमें तो बैंड गैप ही नहीं आती, बैंड गैप ही नहीं होती उनके अंदर, तो उनमें बैंड गैप ही नहीं होती, तो उनका बिहेवियर काफी अलग हो जाता है। जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम का बिहेवियर तो सेमीकंडक्टर जैसा है, कार्बन का बिहेवियर इंसुलेटर जैसा हो जाता है क्योंकि उसकी बैंड गैप ज्यादा हो जाती है। सिलिकॉन जर्मेनियम के बीच की बैंड गैप है, तो उसका बिहेवियर इंसुलेटर जैसा, सेमीकंडक्टर जैसा। और उसके और आगे के एलिमेंट देखते हैं कार्बन वाले ग्रुप में, तो वो मेटल हो जाते हैं, आपको पता भी होगा मेटल बन जाते हैं वो सब, मेटल की प्रॉपर्टीज उनकी। सर इंसुलेट, बोलो सर इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। हाँ, मतलब कंडक्ट नहीं करते हो या बहुत कम कंडक्ट करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल जीरो, ऑलमोस्ट जीरो एनर्जी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वही सर, है ना। चलो, तो बैंड का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और किस पे डिपेंड करी एक चीज देखी अपन ने। अब अलग अलग सेमीकंडक्टर्स में बैंड गैप अलग अलग आती है, मैंने कई सारे एग्जांपल बताए थे शुरू में आपको सेमीकंडक्टर के, सबकी बैंड गैप अलग होती है। तो किसी की बैंड गैप ऐसी होती है जिससे है ना हम उससे ग्रीन कलर की लाइट निकलवा सकते हैं, किसी की ऐसी होती है जिससे रेड कलर की लाइट निकालते, तो उससे अपन अलग अलग कलर की एलईडी बना लेते। कुछ एलईडी एकदम व्हाइट लाइट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टी हमें अलग अलग यूज है, अलग अलग एप्लीकेशन है, उस हिसाब से यूज करते हैं अपन, ठीक है। चलो, तो ये आपको याद रखना है। यस सर। अब बैंड गैप के बेसिस पे और इलेक्ट्रॉन कैसे भरे हुए हैं इस बेसिस पे हम मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर,
कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, तीनों को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, तीनों को अच्छे से डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि किसी सिलिकॉन क्रिस्टल में करंट कैसे कंडक्ट होता है, कब कंडक्ट होता है, कैसे कंडक्ट होता है, थोड़ा सा ये अपन को समझना पड़ेगा। अब वो समझेंगे अपन अगली क्लास में, क्योंकि अपना टाइम ज्यादा बचा नहीं है। अब एक काम करते हैं, आज यहीं रुकते हैं अपन, नेक्स्ट क्लास में अपन सिलिकॉन में करंट कंडक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, करंट कैसे कंडक्ट होता है, फिर एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इनका डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर आएंगे सेमीकंडक्टर के फर्दर और टाइप देखेंगे, पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है, ये सब चीजें अपन कल करने वाले हैं। तो कल बहुत सारी थ्योरी होने वाली है आपकी, और ये सारी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब अच्छे से अपन को याद रखना है। तो आप पहले से पढ़कर आएंगे, आप एनसीईआरटी से पढ़कर आइएगा, पढ़ के आएंगे। यस सर। सर इसमें हाँ सर बोलो। सर इसमें थ्योरी से ही क्वेश्चन आते हैं? थ्योरी से ही क्वेश्चन आते हैं, अभी ऐसी चीज नहीं है, थ्योरी भी है इसके अंदर, थ्योरी के भी क्वेश्चन आते हैं, और अभी बहुत सारी चीज पढ़ना बाकी है। इसमें डायोड्स पढ़ेंगे अपन, ट्रांजिस्टर्स पढ़ेंगे, उनके सर्किट्स पढ़ेंगे, तो सर्किट्स के भी क्वेश्चन आते हैं, जेनर डायोड पढ़ेंगे, तो कई सारे क्वेश्चन सर्किट्स के भी आते हैं। तो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है चीजों को समझने के लिए, सर्किट कैसे काम करेगा वो समझने के लिए अपन को यहाँ की थ्योरी पढ़ना जरूरी है। तो आगे की चीजें अच्छे से समझ में आए इसके लिए थ्योरी जरूरी थी, है ना। यस सर। तो सर इसमें न्यूमेरिकल है? करेंगे अभी 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 इसमें थ्योरी है, न्यूमेरिकल की जब जरूरत आएगी, जब समय आएगा तब देखेंगे, है ना। न्यूमेरिकल भी है? न्यूमेरिकल भी आते हैं इसमें, ठीक है। अभी थ्योरी वाला पोर्शन हुआ है अपना, अभी थ्योरी चल रही है अपनी, ठीक है। यस जब सर। तक अपन डायोड नहीं पढ़ लेते जब तक थ्योरी चलेगी, समझे। यस सर। ओके बच्चों, तो ठीक है, आज अपन यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चीज कंटिन्यू करेंगे अपन। और अच्छे से आप है ना पढ़कर आइएगा, ये जरूरी है ना। एनसीईआरटी पढ़ के नहीं आओगे तो हो सकता है सब आपको समझ नहीं आए, ऊपर से जाए आपके, ठीक है। तो आपको जो जो थ्योरी होती जा रही है रोज रोज उसको याद करते जाना है, पढ़ के आना है। चलिए ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, बाय बाय सबको। सर।